Hello, guys, what's up? Hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be starting the MCQ session on India's taxation system, including GST, right? इसके बाद जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको कमेंट्स में मेंशन करना है अपना स्कोर। हर एक अपना स्कोर मेंशन करेगा। इसमें कुछ फैक्चुअल एमसीक्यू भी होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेस पे भी होंगे, और जहाँ से भी मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वहाँ से मैं लेकर आया हूँ। ऑलमोस्ट 40 टू 50 क्वेश्चंस होंगे। अगर इस सेशन में ये एमसीक्यू सेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, वीडियो अगर बड़ा होने लगा, तो मैं क्या करूँगा, तो जितना भी फिर एमसीक्यू बच जाएगा वो आप खुद कर लेना, जो भी इस पीडीएफ में आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, राइट? चलो हम स्टार्ट करते हैं। राइट, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन हैविंग मोर देन 1 लाख सब्सक्राइबर्स। राइट, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, कल का जो क्लास होगा वो होगा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे, उसके ऊपर एमसीक्यू सेशन। तो कॉन्सेप्ट्स को याद करके आना, नोट्स बना लेना, उनके बाद रिवाइज कर लेना, तो फिर ठीक हो जाएगा। जो भी हमने पढ़ा है इसमें टैक्सेशन में, उसी के बेस पे क्वेश्चन है, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। अब देखो, वहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट के बेस पे चीज़ों को समझाया। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बेस पे आप देखोगे, आपके फैक्चुअल नॉलेज होगी वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। फैक्चुअल नॉलेज करने की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर, जब आप कॉन्सेप्ट के बेस पे चीज़ों को पढ़ते हो। लेकिन अगर आप क्रेमिंग करते हो वो काम नहीं करेगा। सबसे पहली बात, जीएसटी की फुल फॉर्म आप बताओ। आपके पास 2 सेकेंड्स है इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से जल्दी बताओ जीएसटी का फुल फॉर्म। इसका ऑप्शन क्या आएगा? और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करो। लाइक करो, सबसे पहले लाइक भी करो साथ साथ। गुड्स एंड सॉरी, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसे क्वेश्चन एसएसबी पूछ लेते हैं, सिली क्वेश्चंस, बहुत आसान क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड, हाँ ये लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं इसको, राइट? इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इस एक्सप्लेनेशन को डेफिनेटली पढ़ो आप, राइट? नेक्स्ट, इन इंडिया जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। इंडिया में ये जीएसटी कब से इफेक्टिव बना? आपके पास 3 सेकंड्स हैं। इफेक्टिव, एक तो लाया गया 2016 में, लेकिन ये उसके बाद इफेक्ट में कब आया? इफेक्टिव कब से बनाए? इसका आंसर जो है दैट इज आंसर नंबर सी। सी क्या है? सी इज 1 जुलाई 2017 जो है, ये इंडिया में जो है जीएसटी इफेक्टिव रहा, इफेक्टिव में आया। ठीक है, ये लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट वाज पास्ड in the parliament on 29th March 2017. The act came into effect on 1st July 2017. इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। देखो जीएसटी जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कंफ्यूज नहीं होना, जीएसटी एक कोई अलग टैक्स है नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। विच हैज रिप्लेस्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। जिसने क्या किया, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इंडिया में, उन सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर किसमें के अंदर डाला गया है? जीएसटी के अंदर डाला गया। इस जीएसटी के अंदर कुछ स्टेट टैक्सेस भी आ रहे हैं और कुछ सेंटर के टैक्सेस भी आ रहे हैं, लेकिन वो सभी के सभी टैक्सेस क्या है? वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और उसको फिर नाम क्या दिया गया? उन सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर उसको जीएसटी का नाम दिया गया। तो यही लिखा है, जीएसटी क्या है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in India, GST came into effect from 1st July 2017. India has chosen दिस मॉडल। कौन सा? जीएसटी मॉडल ऑफ ड्यूअल जीएसटी। इंडिया ने कौन सा मॉडल चूज किया? क्वेश्चन अगर आएगा कि इंडिया ने जीएसटी का कौन सा मॉडल चूज किया है, आपको बोलना है उसने ड्यूअल मॉडल जो है चूज किया हुआ है। ड्यूअल मॉडल मैंने आपको बोला था, स्टेट भी इंप्लीमेंट करता है और सेंटर भी लगा लेता है। ठीक है, तो स्टेट भी जीएसटी लगाता है और सेंटर भी जीएसटी लगा, मैंने आपको समझाया था ये ड्यूअल मॉडल क्या होता है जीएसटी का। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है, मैंने आपको बताना है यहाँ पर ये कहाँ से, ये मॉडल इन्होंने कहाँ से लिया, कहाँ से इन्होंने अडॉप्ट किए? क्या यूएसए से लिया, यूके से लिया, कनाडा से लिया, चाइना से लिया और जापान? अगर आपने मेरा पीडीएफ पढ़ा होगा, वहां पर मैंने 2 एग्जांपल्स बोला था। एक तो मैंने बोला था आपको ब्राजील शायद, और उसके साथ एक और बोला था मैंने। अगर आपने पीडीएफ अच्छे से पढ़ोगे आपको वहां मिल जाएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। ड्यूअल सिस्टम कौन कौन कहाँ से इसने लिया? इसने लिया है ये
आई होप आपने आंसर मार्क किया होगा। इसने लिया है कनाडा से। मैंने एग्जांपल लिखवाया था वहां पर, मैंने लिखा था आपको ब्राजील और कनाडा मैंने बोला था। इसका मतलब ब्राजील, कनाडा और इंडिया में कौन सा मेथड जीएसटी इन्होंने अडॉप्ट किया, ये कौन सा जीएसटी किस मॉडल पे बेस्ड, आपको बोला ड्यूअल मॉडल पे बेस्ड है। लेकिन लिया कहां से, कनाडा से लिया है, ना कि ब्राजील से। याद रखना इसको, कनाडा से इस मॉडल को लिया है इन्होंने। जैसे हमारे पास जो फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने बहुत सारे फीचर्स बारो किया हुआ है ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्ट डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट, तो अलग अलग कंट्री से हमने अडॉप्ट किया है ना, फिर वहाँ इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। एग्जैक्टली वैसे ही सिमिलर ये कॉन्सेप्ट ये भी है कि ये जो मॉडल हमने अडॉप्ट किया है इंडिया ने, कौन सा ड्यूअल मॉडल, ये किस कंट्री से लिया है, आपको बोल रहे हैं ये कनाडा से लिया है। यही लिखा है, इंडिया हैज चूजन कैनेडियन मॉडल ऑफ ड्यूअल जीएसटी। ओनली ए हैंडफुल ऑफ कंट्रीज सच एज इंडिया, कनाडा एंड ब्राजील हैव ए ड्यूअल जीएसटी सिस्टम। अगर आपने देखा होगा, मैंने लिखवाया भी था आपको उस नोट पे, एग्जांपल मैंने दिखाया था कनाडा और ब्राजील। तो कनाडा में भी ड्यूअल सिस्टम है और जीएसटी का, और ब्राजील में भी जीएसटी का ड्यूअल सिस्टम, और इंडिया ने भी यही मेथड अडॉप्ट किया है। राइट यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, अगर आपको ये तो आपने पढ़ा होगा, ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। जीएसटी इज ए डैश डैश बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी जो है ये किस पे बेस्ड है, ये कौन सा टैक्स है कि जो हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, किस पे बेस्ड है? क्या ये ड्यूरेशन पे बेस्ड है, क्या ये डेस्टिनेशन पे बेस्ड है, क्या ये डिविडेंड पे बेस्ड है, क्या ये डेवलपमेंट पे बेस्ड है, क्या ये डेस्टिनी पे बेस्ड है? अगर आपको याद होगा, मैंने ये पढ़ा होगा, जल्दी आंसर करो। गुड, ठीक है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मैंने बोला था डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, जिस कंट्री में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, फिर जो कंट्री इसको कंज्यूम करती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंट्री ए ने प्रोड्यूस किया और कंट्री बी में इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाता है, तो दैट मीन्स ये कौन पे करेगा, किसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उस कंट्री के ऊपर जहां पर इसको कंज्यूम किया जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड। कॉन्सेप्ट को देखो, कॉन्सेप्ट क्या था डेस्टिनेशन बेस्ड, जो मैंने आपको समझाया था। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन बन गया है। ये भी पूछ सकते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है, आपको बोलना है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब वो टैक्स होता है जो कि जब उस कंट्री पे इम्पोज किया जाता है, या वहां पर इसको पे किया जाता है जहां पर इस गुड या सर्विस को कंज्यूम किया जाता है। यही मैंने लिखा है, इन इंडिया इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स दैट इज लिवेज ऑन एवरी वैल्यू एडिशन, ठीक है। और लास्ट पे कौन करता है, लास्ट पे कंज्यूम वाली स्टेट पे करता है जहां पर इसको कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन जीएसटी मॉडल हैज डैश डैश रेट स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको बोला था कि इंडिया मॉडल जो है कौन कौन से रेट, कितने रेट्स हैं, आपको मैंने स्लैब्स बताया था, कितने स्लैब्स है, जो मैंने आपको बोला था, ये पीडीएफ खुद भी पढ़ लेना, ऊपर से मैंने एक आपको आइडिया दिया था कितने स्लैब्स में इंडिया में जीएसटी रेट स्ट्रक्चर है, कितने स्लैब्स में। राइट, चलो इसका आंसर जो है दैट इज 4, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बोला था आपको 12, उसके बाद एक तो 5, उसके बाद 12%, उसके बाद 18% और उसके बाद 28%, राइट। तो आपको टिक किसको करना है, 4, बी ऑप्शन को। ये लिखा है, इन इंडिया जीएसटी मॉडल हैज 4 बेसिक रेट स्ट्रक्चर्स, दे आर 5, 12, 18 एंड 28 एट प्रेजेंट है, राइट। क्वेश्चन है, ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बहुत से आसान वाले क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। वो क्या है, वो है व्हाट डज आई स्टैंड फॉर, आईजीएसटी, इसका मतलब क्या है। मैंने आपको बोला भी था आई का मतलब, मैंने आपको बोला था सीजीएसटी के बारे में बोला था मैंने, एसजीएसटी के बारे में भी मैंने आपको बोला था, और आईजीएसटी के बारे में भी आपको मैंने बोला था। सी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, एस का मतलब स्टेट होता है, और आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। लिखा है मैंने उस पे, नोट्स पे देख लेना आप उस पे, ठीक है। उसके बाद हाँ ये लिखा है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट, जिसको आईजीएसटी बोलते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी इन इंडिया जीएसटी, कितने नंबर ऑफ टैक्सेस जो है इंडिया जीएसटी के अंदर आता है। रेट नहीं है, ये ध्यान रखना, रेट तो भी 3 था ना, सॉरी रेट तो भी 4 था। कौन कौन सा वाला, 5% वाला, 4 टाइप्स का रेट था ना, एक 5% वाला, 12% वाला, 18% वाला और 28% वाला। ये वाला ये क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन दूसरा है,
ठीक है, अलग क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी विल बी इन इंडियन जीएसटी, टैक्सेस विल बी इन इंडियन, कितने हैं? अभी मैंने आपको बोला है, जल्दी बताओ कितने हैं, कितने टाइप्स हैं टैक्सेस के जो कि इंडियन जीएसटी के अंदर आता है? चलो ठीक है, इसका आंसर जो है दैट इज, एक देखो, एक मैंने आपको बोला था सीजीएसटी, दूसरा मैंने क्या बोला आपको, एसजीएसटी, कितना हो गया? दो। तीसरा क्या हो गया? आईजीएसटी। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर थ्री, बी आएगा, मतलब थ्री। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन शायद बच्चों ने गलत भी किया होगा, कुछ बच्चों ने ठीक भी किया होगा। यही लिखा है यहाँ पर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एक तो है स्टेट जीएसटी, या जिसको यूटी जीएसटी भी बोल सकते हो आप। देखो, एस जीएसटी जो है ये स्टेट जीएसटी होता है, इसी को आप ये भी बोल सकते हो यूटी जीएसटी। से कंफ्यूज नहीं होना कि यूटी जीएसटी अलग है, नहीं, जैसे स्टेट जीएसटी वैसे यूटी जीएसटी, ये एक ही में आ जाएगा। दूसरा सेंट्रल जीएसटी, तीसरा इंटीग्रेटेड जीएसटी। और इंटीग्रेटेड जीएसटी में क्या होता है, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस होता है, ये आपको याद रखना है, अभी आपको समझाऊंगा मैं आगे। क्वेश्चन है, फर्स्ट अनाउंसमेंट टू इंट्रोड्यूस जीएसटी बाय 2010 इज मेड इन ईयर, पहला अनाउंसमेंट कब किया गया है, और उसमें यह बोला गया है कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाए 2010 तक, एनी हाउ जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाए। ये मैं रिकमेंडेशंस नहीं बोल रहा हूं केलकर कमेटी के, ये मैं बोल रहा हूं पहला अनाउंसमेंट कब किया गया है, कि बोला गया है कि जीएसटी को लगाना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए 2010 तक लगाना चाहिए। ठीक है, तो क्या 2000 में है, 2004 में, 2006 में, 2008 में, 2010 में? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको नहीं बताया। हाँ, केलकर कमेटी वाला बताया था मैंने, बट ये दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम द केलकर कमेटी, राइट? सो यहां पर जो है, यहां पर आपको बोलना है कि कब बताया गया, आपको टिक करना है इसको, ये 2006 में बताया गया, और उस टाइम कौन सी गवर्नमेंट थी हमें समझना है। इन 2000 आइडिया ऑफ अडॉप्टिंग जीएसटी वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। इन फरवरी 2006 में फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ जीएसटी, फरवरी 2006 में पहला अनाउंसमेंट किया गया है, किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, और उसने बोला कि जीएसटी को किस बजट में, 2007 का जो बजट था उसमें यह बोला गया है कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाए कब तक? अप्रैल 1 2010 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, इसमें से कौन सा टैक्स है जो कि जीएसटी के अंदर नहीं आता है, जिसको जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया? बताओ जल्दी। मैंने आपको बोला भी है, आपने अगर पढ़ा होगा स्टेट टैक्सेस कौन कौन से जीएसटी में आता है और सेंट्रल टैक्स कौन कौन सा जीएसटी में आता है, अगर आपने वो लिस्ट याद किया है तो आप इसको टिक कर सकते हो। लिस्ट याद करना था जो मैंने आपको दिया था। क्या वैट आता है जीएसटी के अंदर? क्या एंट्री टैक्स आता है जीएसटी के अंदर? क्या इंटरटेनमेंट टैक्स आता है जीएसटी के अंदर? हाँ, ये जीएसटी के अंदर आता है। तो बचा क्या फिर? स्टैंप ड्यूटी। तो स्टैंप ड्यूटी जीएसटी के अंदर नहीं आता है। स्टैंप ड्यूटी ये टैक्स है लेकिन जीएसटी के अंदर नहीं आता है, राइट? यही लिखा है। सब्ज्यूम मीन्स टू एब्जॉर्ब और इंक्लूड और प्लेस, ठीक है, यही लिखा है इसमें। ठीक है, इसके अंदर कौन सा आता है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन द इंट्रास्टेट सप्लाई? इंट्रास्टेट में जो पहले बताओ, एक मैंने आपको बोला था इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, और इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इंटर और इंट्रा का मतलब क्या होता है। चलो मैं ही बता देता हूं। इंटर का मतलब होता है जब दो स्टेट्स के बीच में क्या हुआ, ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज का। और इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, जब एक ही स्टेट के अंदर क्या होगा, गुड्स का ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, उसी स्टेट में प्रोड्यूस भी किया जाता है, उसी स्टेट में कंज्यूम भी किया जाता है, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। अब जब इंट्रा स्टेट टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, टैक्स इज डिवाइड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, तो वो कौन सा टैक्स होता है? क्या वो सेंट्रल जीएसटी होता है? क्या वो स्टेट जीएसटी होता है? क्या वो इंटीग्रेटेड होता है? क्या वो ये होता है सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी? वो जो होता है, चलो बताओ जल्दी। वो टैक्स जो होता है जब इंट्रा स्टेट पे लगाया जाता है,
ठीक है, वो टैक्स जो होता है वो दोनों मिलाकर CGST और SGST होता है, और जो भी जितना भी टैक्स लगाया जाता है उसको इक्वली फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट स्टेट को भी मिलता है और सेंटर को भी मिलता है। किस ट्रांजैक्शन पे? जो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, मतलब एक स्टेट में प्रोड्यूस भी किया जाता है, उसी स्टेट में कंज्यूम भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखो स्टेट में, जम्मू कश्मीर स्टेट में किसी चीज को प्रोड्यूस किया जाता है, देखो जम्मू कश्मीर स्टेट में किसी चीज को प्रोड्यूस किया जाता है और उसी स्टेट में कंज्यूम भी किया जाता है, तो ये हो गया इंट्रा स्टेट। अब जब टैक्स इंपोज किया जाता है, ठीक है, वो कौन सा टैक्स होता है? इसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो CGST भी होता है और वो SGST भी होता है। ठीक है, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो टोटल मिलाकर सपोज अगर 10% लगाया जाता है, जितना भी होता है वो टोटल 10%, इसका मतलब सपोज 1000 रुपीज अगर इससे कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, इंट्रा स्टेट से, तो 500 चला जाएगा किसके अंदर? CGST के अंदर, और 500 चला जाएगा किसके अंदर? SGST के अंदर। आई होप आपको ये समझ आएगा। याद रखना इसको, इंट्रा स्टेट। जनरली इंट्रा स्टेट आप बोलते हो स्टेट, एक स्टेट में कंज्यूम भी किया जाता है और प्रोड्यूस भी, ये तो ठीक है। तो इसका मतलब आप ये बोलोगे कि नहीं स्टेट इसके ऊपर टैक्स लगा लेता है, ठीक है, सिर्फ स्टेट टैक्स इसके ऊपर लगाया जाता है, नहीं, इसके ऊपर स्टेट भी होता है और सेंट्रल टैक्स भी होता है और इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बस ये यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। हाँ, चलो ये लिखा है, when the place of supply of buyer as well as the location of the seller is in the same state, a seller must collect both SGST and CGST from the buyer। ठीक है, the state GST gets deposited with the state government and CGST will get deposited with the central government। ये तो पता ही है आपको CGST। यहाँ पर देखो, what is the मैक्सिमम रेट प्रेस्क्राइब्ड अंडर, मैक्सिमम रेट कितना प्रेस्क्राइब किया गया है CGST के अंदर? ठीक है, मैक्सिमम रेट कितना प्रेस्क्राइब किया जाता है CGST के अंदर? मैक्सिमम रेट देखो, एक होता है 5%, एक होता है 12%, एक होता है 18%, एक होता है 20%, वो तो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन यहां पर सिर्फ किसकी बात कर रहा है? CGST, सेंट्रल GST के तहत। तो यहां पर मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड रेट जो होता है अंडर CGST कितना लगा सकता है? वो सिर्फ 20%, इससे ज्यादा नहीं, ये आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं होता है। ये मैंने आपको वहां पर नहीं बताया था, लेकिन यहां पर मैं ये लेकर आया हूं। ठीक, यही, हाँ, इसका बी है, यही लिखा है इसको यहां पर, आप इसको पढ़ लेना, 20% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। और ये किसके रिकमेंडेशंस पे? GST काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? देखो, जब भी गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है या सर्विसेज को इंपोर्ट किया जाता है, उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगाया जाता है? क्या सेंट्रल टैक्स लगाया जाता है, क्या स्टेट टैक्स लगाया जाता है, क्या IGST लगाया जाता है, क्या उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगा, उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगता है? बताओ जल्दी, शाबाश। क्वेश्चन को समझो आराम से, टिक नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को समझो। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स, कौन सा टैक्स लेवे किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है गुड्स या सर्विस के ऊपर जिनको इंपोर्ट किया जाता है? जब गुड्स और सर्विस को इंपोर्ट करते हैं तो कौन सा टैक्स उसके ऊपर लगाया जाता है? उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर IGST लगाया जाता है, दैट्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया जाता है। शॉर्ट में याद रखो बस। नेक्स्ट, ये मैंने आपको नहीं बोला है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट, ये नया आपको देखने को मिलेगा यहां पर। हाउ विल द गुड्स एंड सर्विसेज बी क्लासिफाइड अंडर GST रिजीम? जो GST रिजीम जो है, कैसे GST रिजीम के अंडर गुड्स और सर्विस को क्लासिफाई किया जाता है? कौन सा कोड यूज किया जाता है जब गुड्स और सर्विस को क्लासिफाई किया जाता है? अंडर किसके अंडर? GST रिजीम के अंडर। ऐसा कौन सा कोड है? आप अगर आपको पता है तो बताओ, अगर नहीं पता है तो ये कोड सुनो यहाँ पर, क्योंकि वो ये मैंने वहां पर नहीं लेकर आया हूं, क्योंकि ये जो है ये फैक्चुअल है, तो फैक्ट्स में वहां पर क्या डिस्कस करना है? क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है, फिर फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आता है कोड SAC कोड और HSN कोड, ठीक है, ये कोड आता है। तो एक होता है गुड्स के लिए और दूसरा होता है सर्विसेज के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो है, गुड्स के लिए कौन सा, देखो इसका आंसर जो था ए था। गुड्स के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है? इसको बोलते हैं HSN कोड। और सर्विसेज के लिए कौन सा कोड यूज किया था? SA। देखो SA आप देखोगे SA सर्विस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, SA सर्विस। अब ये वैसे नहीं है, बट ये याद रखो S और S
कनेक्ट किसके साथ होता है, सर्विस के साथ, याद रखने के लिए। और बाकी जो HSN बनेगा ये गुड्स के लिए बचेगा, ये याद रखने के लिए आपको याद। अब क्वेश्चन है HSN कोड का मतलब क्या होता है, ये ऐसा इसका फुल फॉर्म बताओ इस कोड का। इसका मतलब जब भी जीएसटी रिजीम जो होता है गुड्स और सर्विस टैक्स को लगाया जाता है किस कोड के जरिए से, आपको बोलना है HSN और CSA कौन सा वाला था, SAC सैक कोड था। अब फुल फॉर्म बताओ HSN का क्या होता है। चलो टाइम अप। इसका होता हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो याद रखो इसको हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इसका आंसर है। ठीक है यही है। चलो नेक्स्ट। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलो थोड़ा सा, हाँ अब बताओ इसका आंसर बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन एड वलोरम ड्यूटी इज ए टैक्स ऑन द बेस ऑफ, जो एड वलोरम होता है ये टैक्स जो होता है ये किस बेसिस पे लगाया जाता है, ये ड्यूटी जो है ये किस बेसिस पे लगाया जाता है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको स्पेसिफिक टैक्स भी बोला था और एड वलोरम भी बोला था। अब बताओ ये एड वलोरम जो है किस बेस पे लगाया जाता है, क्या ये वैल्यू एडेड के बेस पे लगाया जाता है, क्या ये यूनिट ऑफ कमोडिटी पे लगाया जाता है, क्या ये पूरे प्राइस पे लगाया जाता है, जो भी उसका कॉस्ट होता है एक प्रोडक्ट का, एक कमोडिटी का, एक सर्विस का, ठीक है, एक कमोडिटी का जो जितना भी कॉस्ट होता है उस पर लगाया जाता है, या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें से बताओ। एड वलोरम टैक्स जो है ये किस बेस पे लगाया जाता है, आपके पास 3 सेकंड है। ये लगाया जाता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर आपको याद होगा मैंने बोला था कि जितनी भी शर्ट्स होती है 50,000 की शर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है, 50,000 शर्ट्स के ऊपर जो है उस पे जो टैक्स लगाया जाता है वो हो गया स्पेसिफिक टैक्स। लेकिन अगर उन 50,000 शर्ट्स का प्राइस जितना होगा, फॉर एग्जांपल उन 50,000 शर्ट्स का प्राइस हो गया 1 लाख रुपीज, उस 1 लाख रुपीज के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स, राइट। अब इसे कंफ्यूज नहीं होना, वैल्यू एडेड, ये वैल्यू एडेड नहीं है, ये वैल्यू एडेड दूसरा है, वैट मैंने आपको बोला था, ये एड वैलोरम टैक्स है, इसे कंफ्यूज नहीं होना। एड का मतलब वैल्यू एडिशन नहीं है, एड का मतलब वैल्यू एड, यहां पर क्या होता है प्राइस की बात की जाती है। नेक्स्ट इज, हाँ गवर्नमेंट क्यों टैक्स लगाता है, क्वेश्चन है ना। गवर्नमेंट इंपोजेस टैक्स टू, किस लिए, ठीक है, क्यों गवर्नमेंट टैक्स लगा लेता है बताओ जरा। गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाता है क्यों लगाता है। पहला ऑप्शन जो है चेक द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ अमंग द रिच, क्या लोगों जो रिच लोग होते हैं उनका जो वेल्थ होता है तो वो एक्यूमुलेट करने के लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बताओ क्या अगर ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा, क्या वीकर सेक्शंस को अपलिफ्टमेंट के लिए टैक्स जो होता है इंपोज किया जाता है, क्या जो गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करता है फिर वो गरीब लोगों में बांटता है, क्या ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं होता। क्या जो भी गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करता है, मतलब टैक्स जो इंपोज करता है फिर कलेक्ट जब करता है, क्या वो स्टेट को चलाने के लिए होता है, क्या वो कंट्री को चलाने के लिए होता है, राइट, वो कंट्री को चलाने के लिए होता है, टू रन द मशीनरी ऑफ स्टेट, स्टेट मशीनरी को चलाने के लिए। स्टेट मशीनरी का मतलब होता है कंट्री को रन करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ठीक है, सब्सिडीज देने के लिए, जो भी एक्सपेंडिचर होता है सारा कुछ इसी में आ जाता है, इसीलिए जो है गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करता है, ये एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, फिर जो किसके लिए, कंट्री को चलाने के लिए, ना कि जो वेल्थ जो होता है इसको एक्यूमुलेट करना ये अमंग द रिच, ठीक है, ना कि वीकर सेक्शन को अपलिफ्टमेंट करना, ऐसा नहीं है। ये लिखा है इसका आंसर यहां पर। नेक्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड, आपको बताना है डायरेक्ट टैक्स में कौन सा आता है। 3 सेकंड आपके पास, क्या इनकम टैक्स है, क्या प्रॉपर्टी टैक्स है, क्या गिफ्ट टैक्स है, क्या ऑल ऑफ दिस, ये डायरेक्ट टैक्स कौन सा इसमें आता है। आपने आंसर टिक किया होगा। अगर आप देखोगे, देखो आप कैसे इसको चूज करोगे, अगर आपको गिफ्ट टैक्स आपने कभी नहीं पढ़ा है बट कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आप देखो इस ऑप्शन को कैसे चूज, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। मैं दिखाऊंगा आपको एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। इनकम जिसकी होती है उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, डेफिनेटली जितनी आपकी सैलरी है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो आप ही पे करोगे, तो इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, डेफिनेटली आपके ऊपर ही जो टैक्स लगाया जाता है आपके ऊपर ही बर्डन है, टैक्स आप ही पे करोगे। प्रॉपर्टी टैक्स, जो भी आपकी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगेगा आप वो टैक्स पे करोगे, राइट। इसका मतलब ये 2 हो गया, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, ऑल ऑफ दीज, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड।
चलो यही है इसमें, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। और आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्सेस का लिस्ट कौन सा और इनडायरेक्ट टैक्स का लिस्ट कौन सा है। अगर मैंने नहीं बोला होगा, लेकिन आप इसका लिस्ट बना लो, इस पे जाओ गूगल पे और एक ये बना लो, पेज पे लिख लो छोटा सा, लिख लो कि लिस्ट ऑफ इनकम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा इतने एफर्ट्स आपको खुद लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो, सेल्स टैक्स क्या है? क्या ये डायरेक्ट टैक्स है? अरे क्या हो गया इसको, हाँ डिलीट करता हूं मैं इसको। चलो, सेल्स टैक्स कौन सा टैक्स है? क्या ये डायरेक्ट टैक्स है? क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स है? क्या ये दोनों है? क्या ये नन ऑफ दीज है? जल्दी बोलो, सेल्स टैक्स। चलो, सेल्स टैक्स जो है वो है कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। सेल्स टैक्स हमेशा याद रखो, सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इतना याद रखो। फिर इसके बदले क्या बोला गया? वैट आ गया, वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। ओहो, थक गया मैं थोड़ा सा, रुको। हम्म चलो नेक्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है, जो इसका आंसर करेगा उसको मैं क्या बताऊं, उस वो तो सिलेक्ट हो जाएगा डेफिनेटली, वो 100% सिलेक्ट हो जाएगा जो इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। सर्विसेज टैक्स मतलब सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, किसके रिकमेंडेशंस पे? ध्यान से सुनो, सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं, ना कि जीएसटी की बात कर रहे हैं। सर्विस टैक्स, इसको कीवर्ड को समझो, सर्विस टैक्स। क्या केलकर कमेटी, क्या डॉक्टर राजा चेला कमेटी, चालिया कमेटी, डॉक्टर यशवंत सिन्हा कमेटी, डॉक्टर मनमोहन सिंह कमेटी, बोलो कौन सी कमेटी है? आई होप आपने आंसर ठीक किया होगा इसका। वो था डॉक्टर राजा, राजा की, मैं बार बार चला रहा था ना क्वेश्चन को, डॉक्टर राजा चेला कमेटी जो है उसने क्या दिया? रिकमेंडेशंस किसकी दी है? सर्विस टैक्स। और नोट्स पे लिखा होगा ये, अगर आपने नोट्स को अच्छे से डेप्थ में पढ़ा होगा, ये इसका आंसर है, राजा चेला कमेटी, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा है इसमें? इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड, आंसर बताओ जल्दी। सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी और ऑल ऑफ दीज। बताओ इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है इसमें? देखो, अगर आपको, आप थोड़ा सा एक्टिव हो गए ना, एक्टिव इन द सेंस ये होगा, आपका माइंड प्रेजेंट होगा इस सेशन में। जो भी मैंने पीछे बताया आपको, मतलब 2-3 मिनट पहले मैंने सेल्स टैक्स को बोला था, मैंने बोला था सेल्स टैक्स क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है, बोला था ना। तो इसका मतलब सेल्स टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन मैंने जीएसटी जब एक्सप्लेन किया था, पहला क्वेश्चन जो था वो भी मैंने बोला था वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपको ऑल ऑफ दिस टिक करना है, तो डेफिनेटली वैट भी फिर क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। चलो, हाँ ये इसका आंसर, ये आंसर जो ये पिछले क्वेश्चन का आंसर, इसे कंफ्यूज नहीं होना। इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, पिछले क्वेश्चन का इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। पता नहीं ये किसका है, एक मिनट, नहीं ये इसका आंसर नहीं है, पिछले का नहीं है, क्योंकि ये 24 क्वेश्चन है। कहाँ गया ये? एक सेकंड, केल कर, ये हो गया। हाँ 24, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर तो ऑल ऑफ द, ये तो ठीक है, ये ठीक है, इसका आंसर जो है ये ठीक है। लेकिन जहां पर जब आप ये सी देखोगे, ये पिछले का आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, इसका ऑल ऑफ दीजिए, ठीक है। सेल्स टैक्स, जीएस टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, बस इससे कंफ्यूज नहीं आप होना, इससे यहाँ पर जो ये सी लिखा है। अब क्वेश्चन है, जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर, ध्यान से देखो इस चीज को, जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल गुड्स एंड सर्विस पे कौन कौन सा रेट है, ध्यान से बताओ। अभी मैंने आपको बोला था, ये पिछला क्वेश्चन है, फिर से आई होप आपने टिक किया होगा, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर जो है, देखो इसका आंसर जो है सी है। 0% होता ही है, ये तो पता ही है, 0, एक 5%, 12%, 18% और 28% है ना जीएसटी रेट जो गुड्स और सर्विस पे एप्लीकेबल होता है। इसने आंसर इस तरीके से दिया है, ठीक है। 5%, 12%, 18% यहाँ पर ठीक है, लेकिन 26 नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। 6% इसमें, 6% कहीं हमने बात ही नहीं की है। यहाँ पर 16 है, 16 हमने कभी बात ही नहीं की है, तो बचा क्या? 5, 12, 18, 28 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 और ये 9, हाँ इसका आंसर सी है, ये इसी का है फिर, ये वाला पार्ट। हाँ, टैक्सेस दैट आर लिवेड ऑन एनी इंट्रास्टेट परचेज आर, जो इंट्रास्टेट होता है, एक होता है इंटरस्टेट, एक होता है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब जो होता है, जब एक ही स्टेट में
उसको प्रोड्यूस भी किया जाता है और उसी वहां पर जो है कंज्यूमर भी वहीं पर है, उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। अब बोलो कौन सा टैक्स लिवे किया जाता है उसके परचेज के ऊपर? क्या IGST, क्या SGST, क्या SGST, क्या CGST? जो भी है CGST और SGST बोलो। मैंने आप अभी ये बताया है, ये आपको पता ही होगा वो क्या है। CGST और SGST मैंने अभी बोला था, जितना भी उसमें 1000 रुपीज आ जाएगा किसके अंदर, इंटरेस्ट रेट से जितना भी कलेक्ट करेंगे उसमें से आधा किसके अकाउंट पे जाता है, CGST के अंदर, सेंट्रल GST के अंदर, और आधा किस में अंदर जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा स्टेट GST के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज IGST स्टैंड फॉर? IGST का मतलब क्या होता है? आई का IGST में आई का मतलब क्या है? आई इंट्रा नहीं होता, आई होता है इंटीग्रेटेड। ये पिछला क्वेश्चन था, फिर से यहां पर आ गए। देखो अब थोड़ा सा ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जो है थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन किस हिसाब से? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, UPSC का क्वेश्चन है। देख लो, ध्यान से समझो, इसको आराम से पढ़ो। देखो देखो, कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स, इतना बोल रहा है ये। जो कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, वही से बोल रहा है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्पोरेट टैक्स? बताओ कॉर्पोरेट टैक्स में इसमें से कौन सा करेक्ट है? बोला जाता है इट इज लिवेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट, पहला ऑप्शन। नंबर सेकंड, इट इज लिवेड बाय यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। इट इज लिवेड बाय द यूनियन एंड शेयर्ड बाय द यूनियन एंड द स्टेट। इट इज लिवेड बाय द यूनियन एंड बिलोंग टू द यूनियन। देखो इसका इतना शॉर्ट में याद रखो, कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है। इसका एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जो ये कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है इसको यूनियन गवर्नमेंट जो होता है लिवे करता है। सबसे पहली बात, कौन इंपोज करता है? यूनियन गवर्नमेंट। एंड कलेक्टेड, इट इज लिवेड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट। और कलेक्ट लगाता कौन है इसको? यूनियन गवर्नमेंट लगाता है। किसको? कॉर्पोरेट टैक्स को। कलेक्ट कौन करता है इसको? कलेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। बस इतना आपको याद रखना है शॉर्ट में। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑप्शन बी है, लिवे गवर्नमेंट करता है, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करता है। आपको ये भी नेट पे सर्च करना है, गूगल में जाना है, कौन से टैक्सेस जो होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा लेता है लेकिन कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करता है, कौन से टैक्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लगा लेता है और स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। ये आपको लिस्ट खुद निकालना होता है। ये इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाना है एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करने में। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये सबको ठीक होना चाहिए। जिस जिसका ठीक हो जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो उसका जो है टॉप 100 में उसका सीरियल आ जाएगा जो इसको ठीक करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी विल डिसाइड द टैक्स रेट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अंडर GST रिजीम? GST रिजीम के अंदर जो टैक्स रेट्स जो है उसको कौन डिसाइड करता है? टैक्स रेट्स को कौन डिसाइड करता है और फाइनलाइज कौन करता है? मैंने आपको बोला भी था जब मैंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्ट किया था, जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट दिखा था उसमें से मैंने बोला था फाइनलाइज भी और टैक्स रेट्स का डिसीजन भी डिसाइड कौन करता है, ये मैंने आपको बोला होगा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्या फाइनेंस कमीशन, क्या नीति आयोग, क्या GST काउंसिल? आई होप आप सब ने इसका ठीक आंसर किया होगा। जो जो अभी देख रहे हैं उन सब की सिलेक्शन हो जाएगी, इसका GST काउंसिल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू GST? GST के अंदर कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ठीक है, ये स्टेटमेंट आप पढ़ो और हर एक का बताओ कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू GST। द सर्विस प्रोवाइडर कैन अवेल इनपुट क्रेडिट ओनली ऑन सर्विसेज। जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या वो इनपुट क्रेडिट को अवेल करता है? क्या वो उसका फायदा उठाता है? किसका इनपुट क्रेडिट जो है उसका यूज करता है सिर्फ सर्विसेज पे? नंबर सेकंड, गुड्स ट्रांसफर, गुड्स ट्रेडर जो गुड्स को ट्रेड करता है, ठीक है, कैन अवेल इनपुट क्रेडिट ओनली ऑन गुड्स। क्या सिर्फ गुड्स पे ही मिल रहा है? ऊपर बोल रहे हैं क्या सिर्फ सर्विसेज पे ही मिल रहा है? क्या सिर्फ गुड्स पे ही मिल रहा है? तीसरा, द सर्विस प्रोवाइडर कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑन गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल कंजप्शन। क्या
एक पर्सनल कंजप्शन, अगर एक जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो इनपुट क्रेडिट को क्लेम करता है, किसके लिए? पर्सनल कंजप्शन के लिए। क्या वो क्लेम करता है? ऐसा मैंने बोला ही नहीं है कभी पर्सनल कंजप्शन के लिए, ठीक है। बचा क्या फिर? एक ही ऑप्शन है, वो लास्ट वाला, वो तो ठीक ही होगा फिर। देखो इसका मतलब क्या है, द सर्विस प्रोवाइडर कैन अवेल इनपुट क्रेडिट ऑन सर्विसेज एज वेल एज गुड्स। इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो गुड्स के लिए भी होता है और सर्विस के लिए भी होता है। और ये कौन अवेल करता है? ये सर्विस जो प्रोवाइड करता है। राइट, आपको ये समझ आया होगा। ये टफ क्वेश्चन है। टफ मैं बोलूंगा ये कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा फिर टफ नहीं है, बट आप ये समझो कि टफ ही है इस लेवल पे, आपके लेवल पे। ये कस्टम्स ड्यूटी मैंने आपको बोला था। हम्म इसको क्या हो गया? कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स? वीएटी, वैट का फीचर कौन सा नहीं है? ठीक है, इट इज ए मेथड यूज टू लिवे टैक्स ऑन गुड्स एंड इट इज ए मेथड यूज टू लिवे टैक्स ऑन गुड्स एज वेल एज सर्विस। क्या ये एक ऐसा मेथड है? ये बोलता है कि वैट जो है एक मेथड है जिसमें क्या टैक्स लिवे किया जाता है गुड्स एज वेल एज सर्विस के ऊपर। क्या मैंने आपको वैल्यू एडेड टैक्स में बोला है कि गुड्स और सर्विस के ऊपर लगाया जाता है? दूसरा, इट इज ए टैक्स लिवेड ऑन वैल्यू एडिशन। क्या ये वैल्यू एडिशन पे लगाया जाता है? एट ईच स्टेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू सेल टू फाइनल कंज्यूमर, जहां पर प्रोडक्शन इसको किया जाता है वहां से शुरू होता है और जब फाइनल कंज्यूमर इसको कंज्यूम करता है वहां तक ये लेकर जाता है वैल्यू एडिशन के साथ साथ, ठीक है। क्या इट इज अल्टीमेटली बॉर्न बाय द कंज्यूमर? क्या लास्ट पे जो है अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है? ठीक है, तो ये तीनों के तीन इसके जो है ये करेक्ट है वैल्यू एडेड टैक्स पे। अब इनकरेक्ट कौन? ये बोल रहा है कौन? नॉट ए फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, इट इज लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ। क्या है? इसको स्टेट गवर्नमेंट लिवे करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ऐसा नहीं होता है। बस ये आपको याद रखना है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी केप्ट आउटसाइड जीएसटी? इसका मतलब देखो, ये मैंने क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूं, जानबूझकर मैं लेकर आया हूं ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसमें क्या करना है आपको, आपको लिस्ट बनाना है। और मैंने शायद पीडीएफ में भी बताया आपको कि मैंने लिख उस पर दिया भी है पीडीएफ को। आपको क्या करना है, उस पीडीएफ में मैंने आपको वो कुछ बोला था कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए खुद, लेकिन उसी पीडीएफ से। तो आपको क्या करना, आपको बोलना है कौन कौन सा प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर आता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर नहीं आता, बस इतना करना है। यहाँ पर यही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी केप्ट आउटसाइड जीएसटी? जो जीएसटी रिजीम के अंदर नहीं आता है, जो जीएसटी के अंदर नहीं आता है। क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर आता है? क्या जिम्स एंड ज्वेलरी आता है? क्या अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन आता है? क्या मेडिसिन? यस, मेडिसिन जीएसटी के अंदर आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी जीएसटी के अंदर आता है, ज्वेलरी भी जीएसटी के अंदर आता है, अल्कोहल फॉर कंजप्शन यूज जीएसटी के अंदर नहीं आता है। बस इतना याद रखो, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन जीएसटी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। पान मसाला वसाला जो भी है वो देख लेना आप किसके अंदर आता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सब्ज्यूम्ड बाय जीएसटी? कौन सा ऐसा इन चारों में से है जो कि जीएसटी के अंदर नहीं आता है, जो जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया? परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई टैक्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स। इसमें से बताओ, अगर आपने लिस्ट बनाया होगा कि कौन कौन सा किसके अंदर आता है, जीएसटी के अंदर आता है, तो बच रहा है यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन टैक्स जो कि जीएसटी के अंदर नहीं आता है। व्हीकल्स को जो रजिस्ट्रेशन करना होता है इसके ऊपर टैक्स जो होता है वो इसके अंदर नहीं आता है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर बता के दो। बताओ इसका आंसर क्या है, पढ़ो आराम से, 1 मिनट भी ले लो लेकिन करो इसको। क्वेश्चन को समझो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट ए मैन्युफैक्चरर इन गुड्स कैन क्लेम क्रेडिट अंडर द जीएसटी सिस्टम? ठीक है, क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है इसमें से बताओ कौन सा ऐसा इनमें से चारों में से ऑप्शन है कि एक मैन्युफैक्चरर जो है, ए मैन्युफैक्चरर इन गुड्स कैन क्लेम क्रेडिट अंडर जीएसटी। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर गुड्स बना लेता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, वो क्लेम करता है किसके ऊपर? वो क्लेम करता है क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करता है किसके? कब वो क्या करता है?
इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करता है? आपको ये ऑप्शंस में देखना है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजप्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को, एक मैन्युफैक्चर की बात कर रहा है, क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता है जब वो क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है फॉर कंजप्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस? जब प्रोडक्शन प्रोसेस की जाते हैं उस टाइम गुड्स को जब वो परचेज करता है, क्या उसके ऊपर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर पाएगा? आराम से पढ़ो। सेकंड, परचेज ऑफ सर्विसेज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस, क्या सर्विसेज जो है बिजनेस के, जब वो सर्विसेज को परचेज करता है, क्या उस टाइम जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा? परचेज ऑफ मशीनरी फॉर यूज इन प्रोडक्शन, क्या मशीनरी के ऊपर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम कर सकता है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, क्या पर्सनल यूज के लिए वो जब गुड्स को परचेज करता है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कर सकता कर पाता है या नहीं कर पाता है? फिर से पहला देखो, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजप्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन आंसर्स देखो, आंसर्स बिल्कुल यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन वन सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन वन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले यही देखो, आप जीएसटी के अंदर गुड्स और सर्विस भी आता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप गुड्स के लिए भी कर सकते हो, सर्विस के लिए भी कर सकते हो। तो अब आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, क्या जहां पर पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए गुड्स को खरीदता है पर्सनल यूज के लिए, क्या वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम कर सकता है? सबसे पहले फोर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, तो यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाता। इसका मतलब फोर जहां पर भी इसको एलिमिनेट करो, फोर यहां पर है, इसको एलिमिनेट कर सकते हो आप, इसके लिए ऑप्शन खत्म हो गया। इसका मतलब ए भी है, बी भी है, सी भी है। अब देखो यहां पर परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजप्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, अब जब ये प्रोडक्शन की बात कर रहा है, जब ये किसी चीज को प्रोड्यूस करता है उसके लिए क्या करता है, चीजों को खरीदता है, ठीक है, और फिर उन चीजों चीजों को खरीदने के बाद प्रोडक्शन करता है, ठीक है, सो जब से रॉ मटेरियल खरीदता है फिर उसकी प्रोडक्शन करता है, तो उस टाइम जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है एंजॉय करता है। एक हो गया। सर्विसेज जो होता है बिजनेस के लिए, सर्विसेज जो ले लेता है, ठीक है, यहां पर भी ये करता है। परचेज ऑफ मशीनरी, यस, मशीनरी फॉर यूज इन प्रोडक्शन, जो ये मशीनरी खरीदता है, परचेज करता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, वहां पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट को एंजॉय करता है। तो यहां पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली आ जाएगा। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझा होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। आ रही बात समझ? एक और क्वेश्चन है यहां पर, रुको 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 रुको, चलो। कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस, इनमें से टैक्सेस बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट टैक्स, सबसे पहले बताओ इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। आई होप ये आपको आया होगा, यूपीएससी का क्वेश्चन आया होगा आपको, ये इतना वो इसमें ये नहीं है ज्यादा सोचना। कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वेल्थ टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। सबसे पहली बात ये है कि ये बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले आप क्या करो कम, अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, आप वेल्थ टैक्स को देखो, ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है। तो जहां पर थ्री जो है इसके साथ नहीं आ जाएगा, इसका मतलब थ्री जहां पर भी, इसको एलिमिनेट करो, यहां पर भी थ्री है, यहां पर भी थ्री है, इसका मतलब आपके पास सिर्फ ए और बी बच गया अब ऑप्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो क्या होता है, या कस्टम ड्यूटी जो वो क्या होता है, क्या वो डायरेक्ट टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है क्या वो डायरेक्ट टैक्स होता है? इनका डायरेक्ट टैक्स होता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, मैंने बोला था कॉर्पोरेट बिजनेस के ऊपर, वो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है कंपनीज के ऊपर वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इसका मतलब जहां पर फर्स्ट है वो एलिमिनेट करो। फर्स्ट कहां पर है? ए में फर्स्ट है, बचा क्या फिर? एक ही ऑप्शन बच रहा है, बी ऑप्शन, तो इसको आप टिक कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, इससे 90% क्वेश्चन ठीक होते हैं, ये बात याद रखो हमेशा। देखो कैसे करना होता है। कॉर्पोरेट टैक्स ये बोलता है यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स बताओ, तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है, तो सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट खत्म हो गया, ठीक है। फिर बोलता है कि इनडायरेक्ट टैक्स ही बताओ, लेकिन आपको वेल्थ टैक्स भी पता है ये डायरेक्ट टैक्स है, तो फर्स्ट और थर्ड तो पहले ही खत्म हो गया। इसका मतलब यहां पर जहां पर भी फर्स्ट है वो खत्म करो, यहां पर फर्स्ट है, जहां पर थर्ड है ये भी खत्म करो, ये भी खत्म करो। अब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है बाकी कौन क्या है, आप सीधे टिक करो इसको। यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चंस को करते भी कैसे, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। आप ये पढ़ लेना खुद ही, जो जो है 2-3 क्वेश्चंस और है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जो है वो है जीडीपी, टैक्स जीडीपी रेशियो। ये कॉन्सेप्ट के बेसिस था टैक्स जीडीपी रेशियो। मैंने पहले ही बोला आपको कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा,
जो फैक्ट्स के बेस पे होगा और कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो कॉन्सेप्ट्स के बेस पे होगा, और ये भी क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन क्या है? एन इंक्रीज इन टैक्स जीडीपी रेशियो, मतलब मैंने आपको पढ़ाया है टैक्स जीडीपी रेशियो अच्छे तरीके से। जब मैंने बोला कि फायदा क्या होगा, मेरिट्स क्या है जीएसटी के, उसमें से मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि टैक्स जीडीपी रेशियो का मतलब क्या है। टैक्स जो है, टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जीएसटी बढ़ जाता है, और उस जीडीपी की वजह से क्या होगा, कंट्री का फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या इनकम बढ़ जाएगा कंट्री का या कम हो जाएगा, ये मैंने सारा बताया था टैक्स जीडीपी रेशियो में। अब बोला जाता है एन इंक्रीज इन टैक्स जीडीपी रेशियो, टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ता है मतलब टैक्स भी बढ़ जाता है और जीडीपी भी बढ़ जाता है। टैक्स जीडीपी रेशियो जो होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। an increase in tax GDP ratio of a country indicate which of the following, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है यहाँ पर? इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, क्या इकोनॉमी बढ़ जाती है जब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ जाता है, क्या उससे क्या फायदा होता है? ये वही क्वेश्चन बोल रहा है, जब इंक्रीज होता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाता है, क्या फायदा होता है? क्या उससे क्या क्या उससे क्या होता है? फॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, क्या इकोनॉमी का फॉर्मल सेक्टर ग्रो करता है? नंबर फर्स्ट बोल रहा है ऑप्शन। नंबर सेकंड ऑप्शन बोल रहा है राइज इन इनकम लेवल ऑफ पीपल, क्या लोगों की इनकम लेवल बढ़ जाती है? बताओ। अगर आपने ये क्वेश्चन किया है ना कॉन्सेप्ट के बेस पे, मैं ये समझूंगा कि आपने टैक्सेशन जो अच्छे से पढ़ा है, आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो। मुझे ये बताओ कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है विथ कॉन्सेप्ट, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको याद होगा, जब मैंने बोला था कि टैक्स जीडीपी रेशियो जो है जब वो बढ़ जाता है, मतलब इसका क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है गवर्नमेंट। तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट, तो टैक्स कलेक्ट करने की वजह से क्या होता है, जीडीपी बढ़ जाता है। जीडीपी मतलब इनकम, इकोनॉमी बढ़ जाती है कंट्री की। नंबर सेकंड, जब मैंने बोला कि जब क्या होता है जीएसटी की वजह से, है ना, जब जीएसटी की वजह से क्या होता है, टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ जाता है, मतलब जो गुड्स का प्राइस जो होता है, पूरा बर्डन जो होता है कंज्यूमर के ऊपर, वो बहुत कम रहता है। मतलब गुड्स का प्राइस जो होता है वो ज्यादा नहीं होता, तो लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज क्या करते हैं, वो बोल रहे हैं ज्यादा डिमांड है, लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की जरूरत है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उसको क्या चाहिए? अगर वो पहले 50,000 शर्ट्स को बना रहा था या 50,000 बिस्किट्स को बना रहा था, अब वो बोल रहा है मुझे 1 लाख शर्ट्स है, 1 लाख बिस्किट्स को बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको लोग भी चाहिए ना काम करने के लिए, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर जो है, लेबर लगेगा उसको। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जब वहाँ पर काम करेगा, उनको भी पैसा मिल जाएगा। जब उनको पैसा मिल जाएगा कि लोगों की इनकम भी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। यही लिखा है राइज इन इनकम लेवल ऑफ पीपुल। तो इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, इसीलिए ऐसी गलती नहीं करना कभी भी कि क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे कि सुपरफिशियली पढ़ोगे कोई भी सब्जेक्ट, वो काम नहीं करेगा। टाइम इनफैक्ट लगेगा इस इन डेप्थ में पढ़ने के लिए, लेकिन वो हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। फिर आप उसके बेस पे कोई भी एग्जाम दे दो, वो सभी क्वालिफाई करोगे। बट करना क्या, अच्छे तरीके से एक ही बार समझना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मुझे कमेंट्स में मेंशन करो किसका कितना स्कोर आ गया, और ये भी साथ में लिखो उस कमेंट के साथ कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कल तैयार रहना, कल आ जाएगा एमसीक्यू सेशन। किसके लिए? इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए। आई होप यहां तक ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।